शुरू करते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 3 में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स किसे कहते हैं। जब भी हम कोई काम करने जाते हैं तो उस काम को करने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो वो रूल्स हमें बताते हैं कि जो आप काम करने जा रहे हैं, जो भी आपका एक्शन होने जा रहा है किसी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में, वो रूल्स क्या होंगे। तो इसी तरीके से अकाउंटिंग करते समय अकाउंटेंट ने जो भी रूल्स फॉलो करने होते हैं उन रूल्स को बोला जाता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। बात समझ गए बच्चों, क्या होते हैं हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द रूल्स। ये रूल्स हैं ऑफ एक्शन और कंडक्ट अडॉप्टेड बाय अकाउंटेंट। जो भी रूल्स अडॉप्ट करने होते हैं अकाउंटेंट ने, किस लिए, टू रिकॉर्ड द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस। उन्हीं रूल्स को हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं, हर एक अकाउंटेंट ने फॉलो करने होते हैं ये। दीज आर द नॉर्म्स और रूल्स विच आर फॉलो in giving accounting treatment of various items of assets, liabilities, expenses, capital, revenue, income। आप assets का, liabilities का, incomes का, expenses का क्या ट्रीटमेंट करेंगे, ये सब जो चीजें बताई जाती है कि किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे, वो आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहलाते हैं। ठीक है, जल्दी से ये नोट करिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। नेक्स्ट बच्चों, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमारे दो तरह के होते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर ऑफ टू टाइप। पहला है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, दूसरे हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। कंसेप्ट्स होते क्या है, पहले तो ये समझते हैं कि अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या होते हैं। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, बच्चों बताओ कौन कौन से हैं। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स बोला जाता है बेसिक एजम्पशंस को जिनको हमने अकाउंटिंग करते समय यूज करना है। कुछ बेसिक एजम्पशंस हमने फॉलो करनी होती है अकाउंटिंग करते समय, उन्हीं को हम अकाउंटिंग कंसेप्ट को बोलते हैं। क्या होते हैं, दीज आर द रूल्स बेस्ड ऑन विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। इन्हीं के बेसिस पर हम ट्रांजेक्शंस की रिकॉर्डिंग करते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हेल्प करती हैं कि उन्हें चीजें आसानी से समझ में आए जो भी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, और सबको एक जैसी ही समझ में आए, क्योंकि ये हमें यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करती है। अगर आप अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हर एक अकाउंटेंट अपनी मर्जी से काम करेगा, सबका काम डिफरेंट हो जाएगा, तो एक दूसरे का काम दूसरे पर्सन को समझ में नहीं आएगा। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक ही तरह से समझने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है अकाउंटिंग कन्वेंशंस किसे कहते हैं। बच्चों, हमने कोई काम किया, हमने कोई एक्शन लिया, उसका कुछ आउटकम मिला, उससे कुछ रिजल्ट मिला, उस रिजल्ट के बेसिस पर हमने कोई रूल बना दिया कि अगर हम ये एक्शन करेंगे, इस डायरेक्शन में एक्शन करेंगे तो उसका रिजल्ट ये होगा। तो उसी के बेसिस पर जो प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं उनको अकाउंटिंग कन्वेंशन कहा जाता है। तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर द आउटकम, आउटकम मतलब रिजल्ट of accounting practice or principles being followed by the enterprise over the period of time। कन्वेंशन बच्चों टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं और इनमें इंप्रूवमेंट लाने के लिए, क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को इंप्रूव करने के लिए हम टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस में, जबकि एजम्पशंस चेंज नहीं होते। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है बच्चों, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के क्या फीचर्स हैं, कैसे होने चाहिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल बच्चों कैसे होते हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, परमानेंट नहीं होते, और टाइम टू टाइम इनकी वैल्यूज में चेंज होता रहता है। ठीक है ना, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट परमानेंट एंड चेंजेस विद द टाइम। नेक्स्ट है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड। जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स हैं बच्चों, तो साइंस के प्रिंसिपल्स कैसे होते हैं, दे आर नेचुरल। ठीक है, लेकिन अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स क्या नेचुरल है, क्या ये नेचर ने डिसाइड किया कि आइटम अगर हमारे पास आ रहा है तो उसे डेबिट में लिख दो, जा रहा है तो क्रेडिट में लिख दो, नहीं, ऐसा नहीं है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड, ये मैन मेड है, एंड डू नॉट स्टैंड द स्क्रूटनी लाइक द प्रिंसिपल ऑफ साइंस। They are the best possible suggestions which are based on practical experiences। ये कैसे बनाए गए हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पर बनाए गए हैं, and they are recommended for use by all enterprise to ensure uniformity and understandability। किस लिए रिकमेंड किए जाते हैं, कि इसलिए फॉलो करो। क्यों बनाए जाते हैं बच्चों अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, ताकि सभी का काम एक जैसा रहे, एक बात, और सभी का काम एक दूसरे को समझ में आए।
तो इसीलिए आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाते हैं कि यूनिफॉर्मिटी रहे सबके काम में। अदरवाइज ये मैनमेड चीजें हैं, हर पर्सन टू पर्सन अलग अलग अपने हिसाब से लिख सकता है, तो उससे बचने के लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड, मतलब एवरीवन हैव टू एक्सेप्ट। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द रूल बेसिस एंड गाइडलाइंस। क्या है ये? अकाउंटिंग प्रिंसिपल रूल्स है और गाइडलाइंस है कि अकाउंटिंग आपको इस तरीके से करनी है। ये गाइडलाइन प्रोवाइड करता है अकाउंटिंग कैसे करनी है, एंड दीज आर जनरली एक्सेप्टेड, हर अकाउंटेंट फॉलो करता है इनको। अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूजुअली डिपेंड ऑन हाउ इट मैच द थ्री क्राइटेरिया। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स तीन क्राइटेरिया को मैच करते हैं। क्या क्या है? रेलिवेंट, ऑब्जेक्टिविटी, फिजिबल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल रेलिवेंट होने चाहिए इफ दे रिजल्ट इन इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू द यूजर्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इसलिए बनाए जाते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन आप अपने यूजर्स को दे रहे हैं वो उनके रेलिवेंट हो। सेकंड है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि दीज आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल जजमेंट, पर्सन टू पर्सन अपने हिसाब से इसको चेंज नहीं कर सकते। थर्ड है फिजिबल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आप अडॉप्ट करते हैं, दे आर फिजिबल इफ दे कैन बी अप्लाइड विदाउट अनड्यू कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट। ये कहीं भी यूज हो सकते हैं, मतलब इनको यूज करना बहुत इजी है, दे आर फिजिबल, ठीक है, विदाउट एनी अनड्यू कॉम्प्लेक्सिटी, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया जाता और ज्यादा इनके अंदर कॉस्ट इंकर्ड नहीं होती। नोट करिएगा इसको। नेक्स्ट है व्हाट इज गैप। गैप मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। गैप की फुल फॉर्म आ सकती है बच्चों, गैप मींस जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। गैप क्या है? गैप हमारे बेसिक रूल्स हैं जो डिफाइन करते हैं पैरामीटर और हमें बताते हैं कि किस तरीके से हमारी अकाउंटिंग ऑपरेट होगी। दीज आर द प्रिंसिपल्स एंड आर द थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग ऑन द बेसिस ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। ये हमारा बेस होते हैं जिसके बेसिस पर अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, बताते हैं किस तरीके से अकाउंटेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स किस लिए फॉलो किए जाते हैं ये पूछा जा सकता है, तो बच्चों बेसिक चीज रहेगी टू ब्रिंग द यूनिफॉर्मिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी। व्हाई अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर यूज्ड, क्या फायदे हैं? यूनिफॉर्मिटी, एक जैसा काम हो जाता है सभी का, और अंडरस्टैंडेबिलिटी, जब काम हमारा सभी का एक जैसा है तो एक दूसरे का काम सबको समझ में आएगा। अब यहां से मेन है बच्चों, यहां से हमारे बेसिक प्रिंसिपल शुरू हो रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या बेसिक फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस या कांसेप्ट्स हैं क्या। तो इसमें तीन है, गोइंग कंसर्न एजम्पशन, कंसिस्टेंसी एजम्पशन और एक्रूअल एजम्पशन। ठीक है, ये तीन तरह की एजम्पशंस हैं। बेसिक कौन कौन सी है तो हमारी टोटल कुल मिलाकर के 12, जिसमें से बेसिक है तीन। क्या क्या है तीन? गोइंग कंसर्न एजम्पशन, कंसिस्टेंसी एजम्पशन और एक्रूअल एजम्पशन। जल्दी से इसको नोट करिए। आइए बच्चों, हमारा अब बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशन में था गोइंग कंसर्न एजम्पशन। नाम से क्या कह सकते हो बच्चों? नाम से ही पता चल रहा है गोइंग कंसर्न है। जब भी हम, ये फर्स्ट प्रिंसिपल है बच्चों, फर्स्ट एजम्पशन है, कभी भी आप कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हो बच्चों, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो क्या आप ये सोच करके बिजनेस शुरू करते हो कि मैं इसको 1 साल बाद बंद कर दूंगा या 2 साल बाद बंद कर दूंगा या 3 साल के लिए बिजनेस कर रहा हूँ? बताइए। या ये सोच करके चलते हो कि ये बिजनेस हमारा लॉन्ग टर्म में चलता रहेगा और फ्यूचर में हम इसको और एक्सपेंड करेंगे? कोई छोटे से छोटा बिजनेस भी शुरू करता है, कोई एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी ओपन करता है, तो वो भी क्या सोच करके करता है कि कल को इस रेस्टोरेंट को मैं बड़ा करूंगा और अपनी फूड चेन इंडिया में और भी आउटलेट्स खोलेंगे हम। ठीक है, तो हम एक्सपेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस शुरू करते हैं। तो गोइंग कंसर्न एजम्पशन कहता है कि हम हमेशा ये एज्यूम करके बिजनेस करते हैं कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा। ना ही तो हमारी कोई इच्छा है, ना ही कोई हमारी आवश्यकता है कि हम फ्यूचर में अपने बिजनेस को बंद करें या अपने ऑपरेशंस को कम करें। ठीक है, ये एजम्पशन किस लिए फॉलो कर रहे हैं हम? अगर आप ऐसा सोच करके नहीं चलेंगे कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, तो बच्चों आपके सामने दो परेशानी आएंगी। अगर आप ये कह करके चलते हो कि मैं अपना बिजनेस 1 साल बाद ही बंद करूंगा, तो क्या आपको लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे? क्या सोच के बताओ, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, कोई आपको क्रेडिट पर सामान नहीं देगा, कोई आपको लोन नहीं देगा, तो आप लोगों के साथ में बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो बिजनेस करने के लिए हमेशा ये एज्यूम करना पड़ता है कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म में चलता रहेगा। दूसरी बात, हमारे एक्सपेंडिचर दो तरीके के होते हैं बच्चों। चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था एक्सपेंडिचर दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं?
टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर बोलो तो याद है किसी को? कैपिटल एक्सपेंडिचर, वेरी गुड, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट व्हिच गिव्स बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज व्हिच गिव्स बेनिफिट एंड दैट एग्जॉस्ट विद इन अ ईयर। तो अगर हम बिजनेस छोटे पीरियड के लिए लेकर के चल रहे हैं तो हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे, किसमें? कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। तो उस केस में हमें क्या फॉलो करना होता है? गोइंग कंसर्न अजम्पशन। एक बार फिर से देखो, अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन इट इज एज्यूम दैट बिजनेस शैल कंटिन्यू फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड। ये मान करके चलते हैं कि बिजनेस लंबे समय तक चलेगा। नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस, कोई इच्छा नहीं है हमारी कि बिजनेस को बंद करें और स्केल डाउन इट्स ऑपरेशंस या ऑपरेशंस को कम करें। इट इज बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट, इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम आउटसाइड पार्टीज के साथ में कॉन्ट्रैक्ट्स में आ पाते हैं। अगर हम ऐसा नहीं फॉलो करेंगे तो हम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा ये लास्ट में लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस अजम्पशन वी कैन मेक द डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अगर आपने कोई मशीन परचेज की है जो कि आपको बेनिफिट देगी 5 इयर्स तक, तो आपकी मशीन को आप 5 इयर्स तक प्रॉफिट एंड लॉस में डालते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं ना कि 5 लाख की मशीन खरीदी, 5 साल तक बेनिफिट देगी, तो क्या करते हैं? फर्स्ट ईयर में 1 लाख तो डाल दिया डेप्रीशिएशन के नाम से खर्चों में, और बाकी 4 लाख कहाँ दिखाएंगे? एसेट्स में। फिर सेकंड ईयर 4 लाख में से 1 लाख और घिस गई, तो एसेट्स में कितने की बची? 3 लाख की। तो ये जो हम डिफरेंशिएट, ये जो हम डिवीजन करते हैं अपनी या एलोकेशन करते हैं अपने एसेट की कॉस्ट का इन नंबर ऑफ ईयर्स, वो करते हैं ड्यू टू गोइंग कंसर्न अजम्पशन। जल्दी से इसको नोट करिएगा। नेक्स्ट है बच्चों हमारा इसके आगे कंसिस्टेंसी। बच्चों नाम से पता चल रहा है कंसिस्टेंसी का मीनिंग क्या होता है? एक जैसा रखना, है ना? तो कंसिस्टेंसी अजम्पशन यही कहता है कि जो भी मेथड आप अकाउंटिंग के लिए फॉलो कर रहे हैं वही मेथड आप कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे ईयर टू ईयर। ठीक है, ये नहीं कि जैसे डेप्रीशिएशन बच्चों कैलकुलेट करने जाते हैं ना, तो डेप्रीशिएशन के 2 मेथड तो आप अभी पढ़ लेंगे इसी साल, ग्रेजुएशन में जाते जाते 10 मेथड हो जाएंगे डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करने के। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप खेलने बैठ जाओगे कि फर्स्ट ईयर हम एक मेथड यूज करेंगे, सेकंड ईयर दूसरा मेथड यूज करेंगे, तीसरे साल में तीसरा मेथड यूज करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करने का। अगर आपने कोई मेथड एक बार अडॉप्ट कर लिया तो कंसिस्टेंटली आपने उसी को अप्लाई करना है ईयर टू ईयर। ऐसा क्यों करने का है? ऐसा क्यों करना है सर? अगर आप बार बार मेथड चेंज करेंगे तो क्या होगा, आपका डेटा, आपकी स्टेटमेंट आप खुद से ही कंपेयर नहीं कर पाएंगे। करंट ईयर की परफॉर्मेंस को प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों को प्रिपेयर करने का बेस डिफरेंट है। तो कंपेरेबिलिटी बनाने के लिए आपको क्या जरूरी है? कंसिस्टेंसी जरूरी है कि आपका मेथड एक जैसा बना रहे। तो क्या इसका मतलब हम मेथड यूज ही नहीं कर सकते? जब 10 मेथड है तो उनका फायदा क्या है? मेथड यूज कर सकते हैं, बहुत रेयरली यूज कर सकते हैं, और अगर आप यूज करते हैं तो वहां पर आपको प्रॉपर नोट्स देने पड़ते हैं, बताना पड़ता है कि पुराने मेथड में क्या लिमिटेशन थी, क्यों उसको छोड़ रहे हैं, और नए मेथड में क्या एडवांटेजेस है कि आप उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन वो फ्रीक्वेंटली बेसिस पर नहीं होते, रेयर होता है। तो बच्चों क्या है कंसिस्टेंसी अजम्पशन? क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन अकाउंटिंग पॉलिसी एक बार जो आपने अडॉप्ट कर ली उसको आपने कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है ईयर आफ्टर ईयर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्यों करना है ऐसा? टू मेक कंपैरिजन, टू एंश्योर अ फेयर इंटरनल कंपैरिजन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप बार बार मेथड चेंज करेंगे तो आपका करंट ईयर का डाटा प्रीवियस ईयर के डाटा के साथ में कंपेरेबल नहीं होगा क्योंकि दोनों को प्रिपेयर करने का बेस ही डिफरेंट है। एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है कि डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करने के 2 मेथड होते हैं। मैंने कहा था 2 मेथड तो आप यहीं पर पढ़ेंगे क्लास 11th में ही, चैप्टर नंबर 14 है डेप्रीशिएशन का। रिटन डाउन वैल्यू और स्ट्रेट लाइन मेथड दोनों ही इक्वली एक्सेप्टेबल है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बार बार ईयर आफ्टर ईयर चेंज करते रहें। Under this assumption, method once chosen and applied should be applied year after year. उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कोई डाउट है तो बोल सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारा एक्रूअल एजम्पशन। एक्रूअल एजम्पशन बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशंस में से है। ये क्या कहता है? एक्रूअल एजम्पशन बच्चों ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग के टाइमिंग के बारे में बताता है कि ट्रांजैक्शन हमने कब रिकॉर्ड करनी है बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में। टाइमिंग कब रिकॉर्ड करनी है मतलब क्या है?
एक ट्रांजेक्शन के काफी सारे स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमें ऑर्डर मिला, ऑर्डर के बाद हमें क्या मिलेगा बच्चों, कहीं से हमें गुड्स को सप्लाई करने का ऑर्डर मिला, ऑर्डर मिलने के बाद कुछ एडवांस मिला, एडवांस मिलने के बाद में हमने गुड्स उनको सेल कर दिए, सेल करने के बाद हमें कुछ बाकी की पेमेंट आई, अमाउंट की पेमेंट हो गई। ये सब काम अलग अलग डेट को हुए हैं। ऑर्डर मिला 1 जनवरी को, एडवांस मिला 1 मार्च को, सेल किया हमने 30 अप्रैल को, और पेमेंट मिली हमें 31 जुलाई को। ऐसा हो सकता है ना बच्चों? ठीक है, तो ये बताता है कि हम किस दिन अपनी इस ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करें। तो ट्रांजेक्शन की जो सेल होगी, सेल ना तो हम ऑर्डर लेते समय रिकॉर्ड करेंगे ना एडवांस लेते समय रिकॉर्ड करेंगे। सेल की रिकॉर्डिंग हम करेंगे डेट ऑफ सेल को, जिस दिन आपने गुड्स की डिलीवरी दी है। 30 अप्रैल को आपने गुड्स की डिलीवरी दी थी, तो सेल हम रिकॉर्ड करेंगे ऑन द डेट ऑफ 30 अप्रैल। पैसा मिल रहा है हमें 31 जुलाई को, तो हम 30 अप्रैल को क्यों सेल की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हम 1 मार्च या 1 जनवरी को क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि 30 अप्रैल को जैसे ही आप गुड्स डिलीवर करेंगे तो आपके पास में आपकी राइट बन जाएगा टू रिकवर द मनी, आपके पास में राइट आ जाएगा पैसा लेने का, तो आपके डेटास क्रिएट हो जाएंगे, उसी दिन आप ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करेंगे। देखिए क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस assumption a transaction is recorded in the books of account at the time when it is entered into and not when the settlement take place। ट्रांजेक्शन की हम रिकॉर्डिंग उस दिन करेंगे बुक्स में जब ट्रांजेक्शन हुई है, ना कि उस दिन, नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक प्लेस, ना कि तब जब पैसा मिला। ठीक है, तो जब भी आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं और आप उसमें सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं, तो सेल्स को आप कब रिकॉर्ड करेंगे? जिस दिन सेल हुई है उस दिन आप ट्रांजेक्शन का रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, ना कि उस दिन जिस दिन हमें कैश मिला है। जिन बच्चों ने इस बैच में अकाउंटिंग इक्वेशन की हुई है, कितने बच्चों ने, मुझे लगता है सभी बच्चों ने अकाउंटिंग इक्वेशन की हुई है। तो रेवेन्यू आप कब रिलीज मानते हैं? जैसे गुड्स आपके सेल होते हैं, जब मान लो हमने 10,000 के गुड्स को सेल करना है 15,000 में, आज ऑर्डर मिला, तो क्या आप अकाउंटिंग इक्वेशन में उसकी एंट्री डालोगे? ऑर्डर मिलने पर उसने बोला सामान भिजवा दो, बस एंट्री हो जाएगी क्या बच्चों? नो सर, नहीं होगी। फिर 15,000 की सेल थी, उसने हमें कैश भिजवा दिया 5,000 एडवांस, तो आप इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे? एक तरफ कैश में प्लस कर दोगे, दूसरी तरफ लायबिलिटी में प्लस कर दोगे। ठीक है, कितना? सिर्फ 5-5 हजार रुपए। यहां पर आपने सेल रिकॉर्ड नहीं की। थर्ड, जिस दिन गुड्स सेल होगा कि 10,000 के गुड्स गए 15,000 मिला, आप उस दिन लिखोगे कि गुड्स गए 10,000 के, कैश 5,000 तो पहले मिल चुका था, एडवांस कैंसिल हो जाएगा, कैश बाकी का हमें मिल गया कितना? 10,000 का, और हमें प्रॉफिट हो गया था कितना? प्रॉफिट कहां जाएगा? कैपिटल में ऐड हो जाएगा, कितना? 5,000। ठीक है, और ये लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, लायबिलिटी से माइनस कर देंगे 5,000। तो ट्रांजैक्शन में आप रेवेन्यू को उस दिन रिकॉर्ड करते हैं जब सेल होती है, ना कि तब जब कैश मिलता है। सिमिलरली एक्सपेंसेस को आप उसी पीरियड में रिकॉर्ड करते हैं जब ट्रांजैक्शंस आपने पैसा खर्च किया, चाहे कैश आपने पे किया या नहीं पे किया। जैसे रेंट आपका ड्यू हो गया, रेंट आपका ड्यू हो गया, पेमेंट अभी नहीं की, तो भी आप क्या कर देते थे? कैपिटल से माइनस कर देते थे और लायबिलिटी में प्लस कर देते थे। ठीक है, अभी कुछ दिया नहीं है, केवल एक्सपेंस ड्यू हुआ है तो ही आपने रिकॉर्ड कर दिया। तो ये कहता है कि एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स इन द अकाउंटिंग ईयर इन विच दे हैव बीन अकर्ड इवन दो कैश इज पेड और नॉट। ये इसका एग्जांपल है। इसी तरीके से कि हमने परचेज किया फर्नीचर 1 जनवरी को 50,000 का, पेमेंट की 16 मई को, एसेट क्योंकि परचेज किया 1 जनवरी को, इट मस्ट बी रिकॉर्डेड द ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 1 जनवरी। कि फर्नीचर हम परचेज तो कर रहे हैं जनवरी को, लेकिन पेमेंट कर रहे हैं मई में, तो आप फर्नीचर को अपने पास आया हुआ कब दिखाएंगे? जनवरी में, ना कि 16 मई को। नोट करिए इसको। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारा बेसिक प्रिंसिपल्स खत्म हो चुके हैं, अब आगे है अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल, जिसको हम बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल भी कह सकते हैं।
यहाँ पर ये प्रिंसिपल हमने पहले भी यूज किया था इसको, जब हम आपको कैपिटल समझा रहे थे। तो ये क्या कहता है बच्चों, अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल या अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल, हम जब भी ट्रांजेक्शन की बुक्स में रिकॉर्डिंग करते हैं तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं या ओनर के? हम ट्रांजेक्शन्स की हमेशा रिकॉर्डिंग करते हैं फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम द ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ओनर को हम हमेशा बिजनेस से अलग एंटिटी मानते हैं। ओनर हैज अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी फ्रॉम द बिजनेस। क्लियर? तो जो भी पैसा ओनर बिजनेस को दे रहा है उसको हम क्या कंसीडर करते हैं? लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, कि वो पैसा बिजनेस यूज कर रहा है ओनर का और ये पैसा बिजनेस ने वापस करना है ओनर को। क्लियर? तो यही हमारा बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल है। ऐसा हम किस लिए एज्यूम करते हैं, क्यों हम ऐसा करते हैं, क्या जरूरत है? अगर बच्चों आप ऐसा नहीं करोगे कि बिजनेस अलग और ओनर अलग, तो क्या होगा? ओनर के पर्सनल एक्सपेंसेस विल गेट मिक्स विद द एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के खर्चों के साथ ओनर के पर्सनल एक्सपेंसेस मिक्स हो जाएंगे और जो करेक्ट पिक्चर आनी चाहिए बिजनेस की, वो आपको बिजनेस की करेक्ट पिक्चर नहीं मिल पाएगी। करेक्ट प्रॉफिट और लॉस पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि बिजनेस के खर्चों में ओनर के खर्चे भी शामिल होंगे। तो इसीलिए हम ओनर को बिजनेस से सेपरेट लेकर के चलते हैं। देखिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, ओनर ऑफ द बिजनेस इज ऑलवेज कंसिडर एज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस। ओनर इज कंसिडर एज क्रेडिटर। ओनर को हम क्या मान करके चलते हैं बिजनेस के लिए? क्रेडिटर। कितने अमाउंट का क्रेडिटर है? जो ओनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है। और आप कैपिटल को लायबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं बिजनेस में, और बिजनेस के लिए क्या मानते हैं कि बिजनेस ने ये अमाउंट बोरो किया हुआ है अपने प्रोप्राइटर से। Similarly, the amount withdrawn by the proprietor from the business will be treated as his drawings that reduces the amount of capital. ठीक? तो एंट्रीज जो भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे वो हम रिकॉर्ड करेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओनर।